सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक आपके ग्रुप में हमने भेज दिया है। तो अभी एक नया टॉपिक चल रहा है रक्त धातु, और कल का जो टॉपिक था अपना रक्त धातु का निर्माण और रक्त अग्नि की क्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था रक्त धातु से रिलेटेड। और आज और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं रक्त धातु से संबंधित कि रक्त ही क्यों, रक्त धातु ही क्यों, इससे हम कैसे प्रकृति जाने रक्त धातु से, इसके बारे में आज हम बताएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट इससे पहले क्लियर होनी चाहिए, रक्त धातु का निर्माण और रक्त अग्नि की क्रिया, कि रक्त अग्नि की क्रिया कहाँ पे होती है। रक्त पे होती है, रक्त धातु पे होती है, रस पे होती है, रस धातु पे होती है, कहाँ पे होती है जिससे रक्त बनती है। तो यदि आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं किए थे तो प्लीज़ कल की क्लास का जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट है, चेकआउट करिए नए साथी के लिए। और वहाँ पे जो है आप सभी रक्त धातु का निर्माण और रक्त अग्नि की क्रिया देखिए, ठीक है। और आज का जो प्रमुख टॉपिक क्या है जी, रक्त धातु ही क्यों, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से जन्म प्रकृति कैसे जाने। डेट ऑफ बर्थ से यानी कि डेट ऑफ मंथ हम कहेंगे, वैसे तो हम कैसे जाने। यहाँ पे महीना भी अगर कोई बता देता है तो हम उसकी जन्म प्रकृति जो है निकालने में हमें मदद मिल जाती है। इसके बाद जो है जन्म प्रकृति के आधार पे हम उसका जो है उपचार सोच पाते हैं। यदि हमारे पास रोगी सामने है तब तो बहुत अच्छा। अगर रोगी कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने होता ही नहीं, फ़ोन पे ही पूछता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ही ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है, बताने वाले भी बहुत अधिक हैं। पर रक्त धातु अगर इनको सही तरीके से पता रहेगा तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं, या फिर कहिए कि उसका जो जन्म प्रकृति है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि सही हम डायग्नोस कर पाते हैं उसकी जन्म प्रकृति भी। तो ये क्यों आवश्यक है, ये भी हम जानेंगे। तो रक्त धातु ही क्यों आज का ये टॉपिक है जी, ठीक है। तो आप इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि ये जो रक्त धातु है इससे 9 प्रमुख अंग की उत्पत्ति बतलाई गई है जी। 9 प्रमुख अंग की उत्पत्ति होती है और पोषण होता है। 9 प्रमुख अंग अपने शरीर में, 9 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद जो है इसका जो है प्रमाण देखेंगे और सच में ऐसा होता है क्या और इसका प्रभाव होता है क्या, ये देखने वाले हैं। तो पहला है हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, छोटी आंत, यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिकल, टंग और लंग्स। ये प्रमुख अंग है जी, 9 प्रमुख अंग। अगर देखा जाए तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो हमारे पास कोई रोगी आता है तो हम जब उपचार करते हैं तो उसका लीवर, किडनी, स्प्लीन, इस प्रकार से जो बड़ी जो अंगे हैं, ग्लैंड है, उसका हम विशेष रूप से जो है परीक्षण करते हैं, नाड़ी में भी और उदर परीक्षण में भी। और बाकी हम उसका जो है डेट ऑफ बर्थ से उसका जन्म प्रकृति देखने की कोशिश करते हैं, उसकी जो है जन्म प्रकृति निकालने का प्रयास करते हैं। और लगभग हमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो है जन्म प्रकृति से, यानी कि हम जो डेट ऑफ बर्थ से जन्म प्रकृति बताते हैं, हमारा 90% जो है रोगी सही होता है। 90% रोगी का डायग्नोस जो है सही होता है। और बाकी 10% के केस में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ बता दिया, आधार कार्ड को देख करके बता दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे व्याधियाँ हो गई। आजकल तो क्या है कि मिश्रण हो गया ना सब चीज़ का, पहले जैसा सब कुछ रहा नहीं वातावरण। तो इस कारण से भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, 5-10% ऐसे हैं जहाँ पे हमें रोगी का जन्म प्रकृति नहीं मालूम नहीं चलता है। तो क्या है कि इसकी हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि रक्त धातु से ये जो 9 प्रमुख अंग है शरीर की, हार्ट है ना, हार्ट को प्रमुख रखा गया है, हार्ट सबसे आगे है, ऊपर है, लीवर है, किडनी है,
स्प्लीन है, और आपका जो है आते हैं, छोटी आंत इसमें है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, मेल ब्लैडर, और यहाँ पे टेस्टिकल है, मेल टेस्टिकल, और यहाँ टंग है, और ये जो है लंग्स है। लंग्स के बारे में तो चर्चा भी हो गया है जी, है ना। सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, ये तो सूत्र भी कह दिया था मैंने। आज हम अलग अलग जो है सूत्र देखने वाले हैं, लीवर के बारे में, स्प्लीन के बारे में, किडनी के बारे में, है ना। इस प्रकार से सभी अंगों का जो है रक्त से निर्मित जो बतलाई गई है, तो रक्त के किस किस भाग से जो है इन सभी प्रमुख अंगों का, 9 प्रमुख अंग समझ रहे हैं कि अपने शरीर में तो कितने सारे अंग हैं। मैंने आपको 5-10 कोष्ठ अंगाने भी बता दिया है, यानी कि 15 प्रमुख अंग शरीर के, कोष्ठ के 15 प्रमुख, लेकिन उनमें से 9 अंग जो है रक्त से ही बन रहा है, इसलिए जो है रक्त धातु। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ से आरंभ करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है जी, रक्त धातु ही क्यों? हम रक्त धातु का क्या है कि हम क्यों देखते हैं, रक्त धातु का हम इतना महत्व क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर सुश्रुत ऋषि सुश्रुत संहिता में दिए हैं, सूत्र स्थान अध्याय 14 सूत्र संख्या 44। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए। देहस्य रुधिरम मूलम, यानी कि शरीर का जो है मूल जो है रुधिर है। ये लाइन, हिंदी लाइन पढ़िए जी कोई भी साथी। नमस्कार। शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है तथा रक्त ही से शरीर धारित होता है, इसलिए यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीवन है। ऐसी सब शास्त्रों की स्थिति राय है। तो क्या बताया है जी इसका उत्तर, रक्त धातु ही क्यों? इसका उत्तर क्या बतलाए हैं सूत्र ऋषि ने कि देहस्य रुधिरम मूलम और रक्तम जीव इति स्थिति, रक्तम जीव इति स्थिति, और बात कहा गया है इसकी रक्षा संरक्षयम, है ना, और इसकी रक्षा भी यत्न पूर्वक करनी चाहिए। यत्नेन संरक्षयम, यानी कि प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करो। सूत्र ऋषि ने बताया है, रक्त की रक्षा करो, चाहे रक्त दूषित होने से रक्षा करो, और रक्त जो है घट जाए इससे पहले जो है रक्त बहने से रक्षा करो, यानी कि रक्त की रक्षा करो, हर प्रकार से रक्षा करो, क्योंकि देहस्य रुधिरम मूलम, इसलिए रक्त धातु जी। उत्तर मिला, रक्त धातु ही क्यों? क्योंकि शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है, यानी कि रक्त क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका किसका? तो उदक का, पोषण का और ऑक्सीजन का, प्राणवायु का, पानी का और पोषण का, 3 चीज़ हमेशा याद रखेगा। ट्रिपल पी इसे मैं कहता हूँ हमेशा, ट्रिपल पी क्या है जी? प्राणवायु, प्राणवायु ऑक्सीजन हो गया, प्राणवायु पानी और पोषक, तो ये तीनों का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी रुधिर। इसलिए कहा गया है रक्तम जीव इति स्थिति, यानी कि रक्त ही जीव है, ऐसी सब शास्त्रों में राय है, सभी शास्त्रों का मानना है। इसलिए हर प्रकार से रक्त की रक्षा करनी चाहिए। जैसे क्या है कि ये बातें सुश्रुत ऋषि ही बोल सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत ऋषि फादर ऑफ सर्जरी थे, है ना। ये जो है महान सर्जन थे, यानी कि एक बहुत बड़े जो है शल्य चिकित्सक थे। तो ये चिकित्सा यानी शल्य क्रिया करते थे, तो इन्हें पता होता था कि रक्त की रक्षा करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वो तो एक सर्जन ही बता सकता है, इसलिए सुश्रुत ऋषि बता रहे हैं कि रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त ही जीव है, ऐसे सब शास्त्रों की राय है, और इसे जो है यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अब कहेंगे कि हमें तो ब्लड तो बह नहीं रहा है, हम क्यों रक्षा करें? तो ऐसा नहीं है, रक्त दूषित होने से भी रक्षा करें, रक्त दूषित होने से भी रक्षा करें। तो अभी तक ज़्यादा केस हम ये देखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या है कि हमारे यहाँ इधर बुंदेलखंड में मैं देखता हूँ कि रात्रि को जो है ऐसे कोई पान मसाला, गुटखा और भी जो बहुत अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, वो जो है रात को खा के सो जाते हैं। फिर क्या होता है, नींद जब आ जाती है तो रात भर जो है इनका जो थूकना होता है वो अंदर चला जाता है। तब क्या होता है, रक्त धातु दूषित हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ
फिर मैं डायग्नोस क्या करता हूँ जी, फिर हेतु मैं निकालता हूँ कि आपकी जो त्वचा रोग है, यानी कि आपको जो स्किन एलर्जी है या फिर एक्जिमा है, सोराइसिस है, चर्म रोग है, वो आपके जो है गुटखा पान मसाला के कारण है। ये बात सही है? तो कहते हैं हाँ ये बात सही है, हम रात को भी खा के सो जाते हैं और सब अंदर चला जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, रक्त दूषित हो रहा है। तो रक्त की रक्षा ऐसे करनी चाहिए कि वैसे तो खाने ही नहीं चाहिए ऐसे कोई भी पान मसाला, लेकिन अगर खाते भी हैं तो थूक देनी चाहिए कम से कम। लेकिन क्या है कि आदत बस जो है ये सब चल रहा है दुनिया में, तो ऐसे रोगी भी आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक हेतु मैं बता रहा हूँ, हेतु निकालना यानी कि कारण ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं हेतु निकालता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। और ये छोटे छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ जो 8 साल 10 साल के बच्चे जो पान मसाला खाते हैं, ऐसे बच्चे में भी हेतु मिलते हैं कि उनका स्किन खराब हो रहा है, क्योंकि मुख में पान मसाला रख के सो जाते हैं, वो सारा जो है अंदर चला जाता है, जिससे रक्त धातु दूषित हो जाता है। तो रक्त धातु के प्रयत्न पूर्वक जो है रक्षा करनी चाहिए। रक्त पूरा होनी चाहिए, रक्त शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख चीज़ें आपको समझनी चाहिए। दूसरा उत्तर अष्टांग हृदय में रक्त ही क्यों, रक्त धातु ही क्यों, इसका उत्तर जो है संक्षेप में कहिए या फिर कहिए कि संक्षेप में या गुप्त रूप से जो है भागवत ऋषि ने दिया है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, है ना। यह दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य तम चला, ऐसा जो सूत्र मैंने बताया था कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये चरक ऋषि का ये सुश्रुत ऋषि का भी सूत्र है और ये भागवत ऋषि का भी सूत्र है। तो ऐसा बताया है कि दोष धातु मल क्या है जी, शरीर का आधार है। ठीक है, शरीर का क्या है, आधार है। शरीर का मुख्य आधार बात पित्त कफ यानी दोष है, और धातु है, धातु यानी कि रस रक्त आदि धातु है। तो हो गया ना कि रक्त भी क्या है जी, आधार है। शरीर का क्या है, आधार है। तो रस से लेकर के शुक्र पर्यंत 7 धातु आधार है, ऐसा नहीं केवल रक्त ही है, लेकिन इसमें रक्त भी आ गया। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ऐसा जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पे भी क्या है, रक्त जो है शरीर का मूल आधार है। तो 2 उत्तर मिल गया जी कि रक्त धातु का रक्षा क्यों करना चाहिए। और अब जानते हैं कि हर एक बीमारी में रक्त धातु का विचार क्यों करना है। हर एक बीमारी में, चाहे आपका लीवर खराब हो, आपका किडनी खराब हो, आपका कुछ भी खराब हो, आपका स्प्लीन खराब हो, आपका छोटी आंत खराब हो, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो, आपका टेस्टिकल खराब हो, आपका टंग खराब हो यानी कि माउथ अल्सर, टंग कैंसर, ऐसा कोई स्थिति है, चाहे लंग्स कैंसर हो, चाहे और भी हार्ट फेलियर हो, या फिर फैटी लीवर हो, या फिर हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, पीलिया जिसे कहते हैं ये हो, या फिर आपका लीवर कैंसर हो, या फिर किडनी फेलियर हो, है ना, जिसे क्रिएटिनिन आदि लेवल बढ़ गया हो, या फिर किडनी फेलियर हो, या किडनी से संबंधित जितने भी समस्या हो, तो उसमें जो है हमें रक्त धातु का विचार कर लेना बहुत ही आवश्यक है कि रक्त तो नहीं खराब, रक्त तो कम नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा किडनी फेलियर यानी कि इसमें जो है रक्त का विचार हमें कैसे करना पड़ता है ना, हर एक बीमारी में। तो कहीं रक्त दूषित तो नहीं है, रक्त खराब तो नहीं है, हमें ये विचार कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्रों में भी यही बताया गया है रक्त धातु से संबंधित। तो अभी हम देखने वाले हैं रक्त धातु से, रक्त धातु का विचार हमें इन सभी प्रमुख अंगों के लिए करना है। तो क्यों करना है ना, जैसे मान लीजिए सबसे पहला है हार्ट का केस है ना। वैसे तो लंग्स का मैंने बता ही दिया था, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या आया है ना। तो यकृत प्लिहानो सोनितो जौ, ये बताया गया है। और ये सूत्र तो मैंने बता ही दिया था, सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा यानी कि सोनित यानी कि रक्त, फेन यानी कि रक्त के फेन से, प्रभवा यानी कि प्रकट होता है क्या, लंग्स, आपका फुफ्फुस। तो अभी पहला सूत्र पहले कोई पढ़िए यहाँ से, यकृत प्लीहा फुफ्फुस, पढ़िए जी कोई भी साथी। यकृत प्लीहा फुफ्फुस और उंडुक की उत्पत्ति गर्भ के यकृत और प्लीहा रक्त खून से पैदा होता है। फेफड़ा यह रक्त के फैन से उत्पन्न होता है। उदीर के मल से उडुक पैदा होता है। विमर्श, यकृत प्लीहा के संदर्भ क्लोम भी शोषित से उत्पन्न होते हैं। वृद्ध भागवत ने लिखा है,
रक्तादिनी, लय, युत्तातन, कलियकम। फुसफुस की उत्पत्ति बताते हुए फुसफुसों यह द्विवचन न देने का तात्पर्य यह है कि जातिवाचक शब्द के लिए एकवाचक देने की प्रथा है। उंडुक, अपेंडिक्स, चलिए यह रक्त किस से उत्पन्न होता है? ठीक है, यही तक पढ़ना था। उंडुक मतलब यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए जी, हमें किस किस से जो है शरीर या अवयवों की चिकित्सा करते समय रक्त धातुओं को प्रमुख जो है मानना है, प्रमुख जो है प्रमुखता से जो है हमें रक्त धातु का विचार करना है। तो पहला सूत्र के आधार पे जी, पहला सूत्र है कि गर्भस्य यकृत प्लिहानो सोनित जौ, यानी कि जब आप गर्भ में होते हैं, तो सभी को पता है जी, मॉडर्न में भी यही साबित हुआ है। और कल के क्लास में मैंने बताया था रक्त निर्माण और रक्त अग्नि की क्लास में कि दूसरे महीने में, आयुर्वेद मानता है दूसरा महीना, मॉडर्न मानता है तीसरे हफ्ते के बाद, यानी कि लगभग दूसरे महीने में ही आ जाता है वो। तो कहता है लीवर और प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में खून का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। और ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे सूत्र में कि गर्भ के यकृत और प्लीहा रक्त खून से पैदा होते हैं, खून से पैदा होते, यानी कि शुद्ध खून से। देखिए, खून के प्रसाद भाग अलग चीज़ है, खून के मल भाग अलग चीज़ है, खून के झाग अलग है, फेन जिसे कहते हैं। खून का जो प्रसाद भाग है वो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध खून से लीवर और स्प्लीन की उत्पत्ति बताई जा रही है। शुद्ध खून, ये समझिएगा कि गर्भ के यकृत और प्लीहा रक्त से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि रक्त के प्रसाद भाग से, रक्त के झाग भाग से, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बताया जा रहा है रक्त से उत्पन्न होते हैं, रक्त से पैदा होते हैं और आजीवन उसी से पोषित भी होते हैं जी। ये भी बात आपको समझनी है, ठीक है। पहले की क्लास में भी मैंने, जब हमने लंग्स के बारे में पढ़ाया था, रस पाचक के बारे में, तो यहाँ पे पढ़ा दिया था। और दूसरा लाइन क्या पढ़ा आपने कि फेफड़ा, फुफ्फुस क्या है, लंग्स क्या है, तो यह रक्त के फेन से उत्पन्न होता है, मल नहीं। मल अलग चीज़ होगा, फेन केवल झाग और मल अलग चीज़ होगा, ठीक है। तो मल यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, मल से कोई और। देखिए, रुधिर के मल से उंडुक पैदा होता है। क्या जी? रुधिर के, यानी कि रक्त के मल से उंडुक पैदा होता है। अपेंडिक्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे बड़ी आंत भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति बतलाई गई है, अपेंडिक्स की भी उत्पत्ति बतला दिया गया है, ठीक है। तो हम किस किस बीमारी में, यदि लीवर, स्प्लीन, लंग्स और अपेंडिक्स, ये चार प्रमुख तो यहीं पे हो गया जी। लंग्स, लीवर, स्प्लीन और अपेंडिक्स, ये चार प्रमुख अंग की उत्पत्ति जो है रक्त से हुआ है। चाहे रक्त के जिससे भी हो, शुद्ध रक्त से हो, चाहे रक्त के फेन से हो, चाहे रक्त के मल से हो, रक्त के प्रसाद भाग से हुआ, तो रक्त से ही है, ठीक है। और कोलोम की भी उत्पत्ति है ना, यहाँ पे कोलोम की भी उत्पत्ति बतलाया गया है कि आपका रक्त से ही माना जाता है जी, है ना। कोलोम की भी उत्पत्ति, तो कोलोम किसे कहते हैं? तो कोलोम तो वैसे कई, अपने शरीर में कई सारे अंग हैं जिसे कोलोम नाम दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से आप कोलोम को जो है क्या मानते हैं, तो इसे आप अग्नाशय मान सकते हैं कोलोम को, है ना। या कई लोग तिल्ली भी मानते हैं, यानी कि यही स्प्लीन को ही मानते हैं जी, ठीक है। तो ये बात अलग है, यहाँ पे जो है स्पष्ट नहीं किया गया है, और भी कोई दूसरे शास्त्रों में स्पष्ट होगा तो मैं बताऊंगा। तो यकृत प्लीहा तो आपका क्लियर है जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ, यकृत प्लिहानो सोनितोजो, यानी कि रक्त से, लीवर और स्प्लीन की उत्पत्ति खून से, रक्त से उत्पन्न हुआ है। और फेफड़ा जो है रक्त के झाग से उत्पन्न हुआ है, और रुधिर के मल से उंडुक यानी अपेंडिक्स की उत्पत्ति बतलाई गई, ठीक है। अगला सूत्र है आंत्र, गुदा और बस्ती की उत्पत्ति। ये लाइन पढ़ी, हिंदी लाइन।
पढ़िए। आंत्र, गुद और बस्तियों की उत्पत्ति रक्त और कफ का जो उत्तम सार भाग है उसको पित्त से पचाते समय वायु भी उधर दौड़ती है, जिससे प्राणियों की अंतड़ी, गुदद्वार और बस्ती उत्पन्न होती है। तो क्या बतलाया गया है जी कि आंत्र यानी कि यहाँ पे छोटी आंत की बात किया जा रहा है, गुदा यानी कि मलाशय की बात किया जा रहा है, मलाशय वैसे तो गुदामार की बात किया जा रहा है, यहाँ पे रेक्टम की बात किया जा रहा है, और बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की बात किया जा रहा है जी, मूत्र थैली की बात किया जा रहा है। तो आपका आते हो गई, गुदा यानी कि मलद्वार की बात हो गई, और आपका बस्ती की बात हो गई, यानी कि बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर आपका मूत्राशय की बात हो गया जी। ठीक है, तो ये तीन जो है अपने शरीर का अंग है, ये रक्त और कफ का जो उत्तम सार भाग है जी। रक्त आ गया ना, रक्त और कफ, रक्त है और कफ ये दोनों का सार भाग से जी, रक्त का सार भाग। ठीक है, तो रक्त के सार भाग है, उसको पित्त से पचाते समय वायु भी उधर दौड़ती है, जिसे प्राणियों की गुदाद्वार, बस्ती और आंतड़ी, यहाँ पे आंत्र है ना, यहाँ पे आंतों का लिखा है कि इसकी उत्पत्ति होती है और उसी से पोषण होता है, ये भी आपको जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो आंत्र, गुदा और बस्ती, आंत्र और गुदाद्वार और मूत्राशय, इसकी उत्पत्ति भी रक्त और कफ का जो उत्तम सार भाग है, कफ का जो सार भाग है, या फिर रक्त का जो सार भाग है, रक्त अग्नि की क्रिया होती है तो जो रक्त का सार भाग होगा तो उससे जो है इसकी उत्पत्ति बतलाया गया, यानी कि रक्त ही तो है, तभी तो इसके ऊपर क्या है, रक्त अग्नि क्रिया हो गया, सार भाग बनेगा रक्त का। तो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त का अग्नि के बारे में वैसे तो कल देखा ही था। तो आंत, गुदा और बस्ती की भी उत्पत्ति हमने रक्त से देख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं जीवा की उत्पत्ति, इस टंग की उत्पत्ति के बारे में पढ़िए। जीवा की उत्पत्ति उदर, पेट में पच्यमान पचने वाले कफ, रक्त और मांस सत्व से जीवा उत्पन्न होती है। जैसे धौंकने पर सुवर्ण का सार भाग शेष रहता है, वैसे ही जीवा कफ, रक्त और मांस का सार होती है। विमर्श। ठीक है, उदरे ठीक है, हिंदी ही पढ़ना था। जीवा की उत्पत्ति कैसा बताया जा रहा है जी? उदर, पेट में पच्यमान पचने वाले कफ, रक्त और मांस, यहाँ पे तीन चीज है जी, कफ है, रक्त है, मांस सत्व से जीवा उत्पन्न होती है। टंग की बात किया जा रहा है जी। तो यदि टंग से रिलेटेड भी किसी को प्रॉब्लम होती है जी, जैसे माउथ अल्सर हो गया, टंग कैंसर हो गया, जो भी है ऐसा जीभ से संबंधित, तो यहाँ पे रक्त का विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे रक्त धातु का क्षय हुआ है कि रक्त धातु का वृद्धि हुआ है, दो ही चीज़ तो होगा, रक्त धातु का क्षय होगा, रक्त धातु का वृद्धि होगा, तब हम क्या करेंगे कि उसे जो है हम वृद्धि होगा तो वृद्धि की चिकित्सा करेंगे, है ना, यानी वृद्धि हुआ यानी कि रक्त अग्नि मंद हो गया है तो हम इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यदि रक्त धातु का क्षय हो गया है यानी कि रक्त धातु की अग्नि तेज हो गई है तो हम इसे, है ना, रक्त धातु को जो क्या है कि क्षय हुआ है यानी कि अग्नि तेज हुई से हम कम करेंगे। यही कंसेप्ट है अपना हर एक धातुओं का क्षय वृद्धि का। तो रक्त धातु ही क्यों? क्योंकि रक्त धातु की जीवा की उत्पत्ति भी क्या बताया गया है, कफ, रक्त और मांस सत्व से जीवा की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, तो ये भी आ गया, जीवा भी आ गया। ठीक है, अब है वृक्क, वृषण और हृदय की उत्पत्ति, यानी कि आपका वृक्क यानी किडनी, वृषण यानी कि टेस्टिकल और हृदय की उत्पत्ति, हार्ट की उत्पत्ति। तो ये पढ़िए। वृक्क, वृषण और हृदय की उत्पत्ति। रक्त और मेद के सार से वृक्क, गुर्दे बनते हैं। मांस, रक्त और कफ के सार से हृदय बनता है, जिसके आधार से प्राणवाह धमनियां रहती हैं। उसके नीचे बाईं ओर प्लीहा और फुफ्फुस हैं। दक्षिण दाहिने और यकृत, जिगर और क्लोम है। हृदय यह विशेष करके चेतना स्थान है, इसलिए तम से जब हृदय आच्छादित
होता है तो सब प्राणी लोग सो जाते हैं। तो रक्त और मेद के सार भाग यहाँ पे आया है जी। वृक्क की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहले गुर्दे बनते हैं, कैसे बनते हैं जी, एक लाइन आपको समझना है। रक्त और मेद, रक्त धातु पकड़ना है और मेद धातु जो क्रमशः क्या है जी, रस, रक्त, मांस, मेद, चौथा जो धातु बताया गया मेद धातु, ठीक है। तो रक्त और मेद के सार से, सार भाग से, रक्त और मेद के प्रसाद या सार भाग से वृक्क गुर्दे बनते हैं जी। गुर्दे की उत्पत्ति बतला दिए गए और पोषण भी होता है उसी से। रक्त और मेद के सार भाग से वृक्क बनते हैं, गुर्दे बनते हैं। तो वृक्क के कंडीशन में, किडनी के कंडीशन में, किडनी फेलियर हो, चाहे किडनी कमज़ोर हो, किडनी श्रिंक कर गई हो, या किडनी इरेथ्रोपोइटिन जो है हार्मोन नहीं बना रही हो, किडनी से संबंधित समस्या, ठीक है। तो इस केस में हमें रक्त और मेद धातु का विचार करना बहुत जरूरी है कि कहीं रक्त धातु दूषित तो नहीं है, क्षय तो नहीं है, वृद्धि तो नहीं है, और मेद धातु कैसा है। तो रक्त और मेद के सार से चूंकि वृक्क की उत्पत्ति होती है, इसलिए रक्त धातु प्रमुख हो गया। फिर और आया है मांस, रक्त और कफ के, मांस, रक्त और कफ के सार से हृदय बनता है जी। मांस भी है, कफ भी है, क्योंकि इसमें क्या है जी, अवलंबक कफ भी रहता है ना, तो इसलिए तो मांस, रक्त और कफ के सार से, प्रसाद भाग से हृदय बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हृदय, जिसके आधार से प्राण व धमनियाँ रहती है। वो तो धमनियों के बारे में भी बताया था, ठीक है, धमनियाँ और सिरा। तो रक्त हो गया, मांस हो गया, कफ के सार भाग से जो है हृदय बनता है। और हृदय की उत्पत्ति हो गया वृषण, वृषण यानी कि टेस्टिकल की भी बतलाया गया है। इसकी भी उत्पत्ति जो है रक्त के, है ना, रक्त के, कफ के, इसका कुछ और भी विशेष है ना। रक्त हो गया, कफ हो गया, मेद हो गया, यानी कि रक्त, कफ और मेद और मांसपेशियां, इससे जो है आपका टेस्टिकल का निर्माण होता है, यानी कि वृषण का, अंडकोश का निर्माण पुरुषों में बतलाया गया है, ठीक है जी। तो यही जो है 9 प्रमुख अंग है ना। कौन कौन सा है फिर से देख लेते हैं। तो आपका जो है हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है। तो ये किससे किससे है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो शुद्ध रक्त से, शुद्ध रक्त, प्योर रक्त, यहाँ पे रक्त के साथ में और कुछ नहीं हो, जैसे मेद हो गया या फिर रक्त का जो है प्रसाद भाग, ऐसा कुछ नहीं। शुद्ध रक्त से लीवर और स्प्लीन, जिगर, लीवर यानी कि जिगर जिसे कहा गया है, आप जिगर भी कहते हैं। लीवर यानी कि यकृत, जिगर, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। तो शुद्ध रक्त से क्या है, लीवर और स्प्लीन बन रहा है। सोनिता फेना यानी कि रक्त के झाग से, सोनिता फेना यानी कि रक्त के झाग से आपका फेफड़े बन रहे हैं। और आंत, गुदा, मूत्राशय, पित्त और वायु, रक्त और कफ दोष का सार, यानी कि ये रक्त और कफ का सार, ये आपको याद रखने हैं जी, ठीक है। और कफ, रक्त और मांस सार से आपका जीभ बन रहा है। और गुर्दे कैसे बन रहे हैं, तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। और आपके वृषण किससे बन रहे हैं, तो मांसपेशियां, रक्त, कफ और बसा यानी कि मेद से। और हृदय कैसे बन रहा है, आपका सोनित यानी कि रक्त हो गया, और कफ के प्रसाद यानी कि रक्त और कफ का सार भाग से, रक्त और कफ के सार भाग से आपका हृदय की उत्पत्ति हो रहा है। और इसी से पोषण होगा, जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी से आजीवन पोषण हो रहा है। ये सभी गर्भ में ही जो है ये सभी उत्पन्न हो रहे हैं जी, ठीक है। ये सभी गर्भ में ही उत्पन्न हो रहे हैं और इसके बाद उसी से जो है आजीवन पोषण होंगे। तो इसका जो है रक्त धातु का जो है
ये था जी आज का कि रक्त धातु क्यों हम पढ़ते हैं, क्या है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि रक्त धातु से अपने शरीर के 9 प्रमुख अंगों की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न हो गया है रक्त धातु क्यों आपने पढ़ा दिया, अब बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ से जन्म प्रकृति कैसे जाने, है ना। तो हम रक्त से ही जानते हैं जी, क्या है, रक्त से ही जानते हैं। तो कैसे जानते हैं इसके बारे में बताता हूँ। अब रक्त से कैसे जानते हैं, तो क्या मैंने बताया था कल, रक्त अग्नि की क्रिया में रक्त धातु के निर्माण में मैंने क्या बतलाया था कि 8वें महीने में अष्टमें ओजो अस्थिरा, यानी कि 8वें महीने में ओज धातु अस्थिर होता है। 8वें महीने में, 8वें महीने के एंड में कहेंगे, शुरुआती में नहीं। तो 8वें महीने में यदि किसी बालक का जन्म हो जाता है तो बालक की मृत्यु हो जाती है या फिर माता की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ओज धातु अस्थिर नहीं होता है, कभी माता में कभी गर्भ में जाता है। लेकिन 9वें महीने में अगर कोई जन्म लेता है, 10वें महीने में कोई जन्म लेता है तो ये सही होगा, लेकिन 8वें महीने में सही नहीं होगा। 7वें महीने में भी बच सकता है, 7वें महीने में भी बच्चा बच सकता है, लेकिन 8वें में संभव नहीं है आयुर्वेद के अनुसार। तो ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ओज धातु अस्थिर नहीं होता है, ये आपको समझना है। तो अष्टमें ओजो अस्थिरा, 8वें महीने के लास्ट में जो है ओज धातु अस्थिर होता है। तो पहले 7 महीने में क्या होता है, तो पहले 7 महीने में क्रमशः पहले महीने में रस, दूसरे महीने में रक्त धातु उत्पन्न होता है। तो आयुर्वेद के आचार्य ये मानते हैं, आयुर्वेद के टीकाकार यही मानते हैं कि रस से लेकर के शुक्र धातु पर्यंत जो है एक एक महीने में बनता है। रस पहले महीने में, दूसरे महीने में रक्त बनता है। और मॉडर्न ने भी तो साबित कर दिया कि दूसरे महीने में रक्त की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे, तो आपका लीवर और स्प्लीन में बनता है, और ये चौथे हफ्ते में बनता है, यानी कि आयुर्वेद जो है दूसरे महीने मानता है। तो दूसरे महीने में रक्त की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी, दूसरे महीने में। तब हम क्या देखते हैं कि दूसरे महीने में जब रक्त की उत्पत्ति होती है तब जो है क्या चल रहा होता है, इस वातावरण में क्या चल रहा होता है, इस वातावरण में यानी कि इस संसार में क्या चल रहा होता है, यानी कि उसकी जो माता है वो कहाँ है, कैसी है और क्या खा रही है दूसरे महीने में। दूसरा महीना इसलिए बहुत प्रमुख है जी, दूसरे महीने में पूरा पोषण मिलनी चाहिए माता को दूसरे महीने में। हालांकि गर्भधारण से पहले भी मिलना चाहिए पोषण, क्योंकि इससे ही संपूर्ण जो है गर्भ का पोषण होता है। इससे क्या है, बच्चे जो है सुंदर, सुडौल, तेजस्वी, ओजस्वी सब होंगे। लेकिन कम से कम दूसरा महीना में विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे औषधियाँ भी है, वो हम बताएंगे भी आगे चल करके। जैसे रस धातु को वृद्धि करना है तो आपको दूध लेना है और आपको प्रबाल पिष्टी लेना है, रस गेनर। और दूसरे महीने में क्या लेना है, तो आपको मंडोर भस्म लेना है, रक्त को बढ़ाने वाली औषधियाँ लेना है, जैसे अनार हो गया, है ना। और रक्त धातु को बढ़ाने के लिए रस अच्छा रहेगा तो रक्त भी बनेगा। फिर भी जो है मंडोर भस्म विशेष रूप से बतलाया जाता है, मंडोर भस्म लेनी चाहिए, क्योंकि ये रक्त धातु की वृद्धि करता है, जो क्षय हो जाता है पूरा करता है। तो इसलिए क्या है, दूसरे महीने में भी विशेष औषधियाँ लेने का जो है वर्णन है। तो इससे क्या है, रक्त धातु अच्छा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और सभी अंगों को जो दूसरे महीने में जो है बन रहा है रक्त धातु बन रहा है, अगर रक्त धातु अच्छा रहेगा तो ये कम से कम 9 प्रमुख अंग अच्छा रहेगा। लीवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, आपका आते होगी, और यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स वगैरह, ये सभी जो 9 प्रमुख अंग है जो मैं बताता हूँ, ये प्रमुख रूप से अच्छा रहेंगे सालों भर और आजीवन अच्छा रहेगा। तो हमें क्या करनी है कि रक्त धातु कैसे अच्छा बने, या फिर कोई रोगी आया है, तो हमारे पास रोगी आया है कोई भी रोग लेकर के, तो हम इसका रक्त धातु के ऊपर विचार करेंगे। तो हम क्या करते हैं जी कि उसका सीधा डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, है ना। नाम पूछ लिए, अता पता पूछ लिए, इसके बाद सीधा डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, है ना। उम्र और वजन पूछने के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इससे पहले जो है हमें जो है दिनचर्या और ऋतुचर्या पता होनी चाहिए जी। दिनचर्या तो पता होनी चाहिए, ऋतुचर्या पता होनी चाहिए। अब पता नहीं आज के क्लास में जो भी साथी जुड़े हैं किसको किसको ऋतुचर्या पूरी तरह से पता है, हमें नहीं पता, फिर भी मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने
अपने हिसाब से, यानी कि अष्टांग हृदयम के अनुसार से मैंने आपको ऋतुचर्या नहीं बतलाई है ना। कि फिर भी ऋतु पता होगा जी, कि मुख्य रूप से 3 ऋतु जो है, यानी 3 काल कहेंगे, ऋतु काल कहेंगे, 3 ऋतु काल सभी जानते हैं जी। यही आपको समझना है थोड़ा, कि ग्रीष्म ऋतु है यानी कि गर्मी का काल है, वर्षा काल है और ठंडा काल है। अभी क्या चल रहा है जी, अभी आप समझिए ठंडा काल चल रहा है, या फिर आप ऐसा संधि काल भी पकड़ सकते हैं कि वर्षा ऋतु खत्म हुई है या फिर शरद ऋतु खत्म हुई है और अभी हेमंत ऋतु चल रहा है। तो जो भी आप माने, मुख्य रूप से 3 काल आपको मानना है, गर्मी, ठंडी और वर्षा। तो वर्षा ऋतु है ना, ये वर्षा ऋतु हो गया और वर्षा काल हो गया। वर्षा की ऋतु वर्षा काल भी होता है। वर्षा काल में 2 ऋतु आ जाती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु भी आ जाता है, शरद ऋतु भी आ जाता है। वैसे कई मतलब कि कुछ ग्रीष्म ऋतु, मतलब पूरे ये जो है अपने भारत का अलग अलग जो क्षेत्र है ना, तो अलग अलग जो है अपना जो भी जिस क्षेत्र के हैं उस अनुसार से जो है ऋतु को गौर करते रहना है। अगर आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है आयुर्वेद से, तो जो जहाँ पे है वहीं के रोगी का चिकित्सा करें, पहला नंबर। हमारा ये सिद्धांत है जी, है ना। कि हमारा ये क्या सिद्धांत है कि जो जहाँ के है, यानी कि हम अगर मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो हम मध्य प्रदेश के इलाके के पेशेंट का इलाज करें तो हम सबसे बेहतर कर पाएंगे जी। ये बात मैं मानता हूँ, है ना। आप लोग क्या मानते हैं आप हमें बताइएंगे, है ना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ के लोगों की सबसे अच्छी चिकित्सा कर पाऊँगा। और अगर कोई मान लीजिए कि दूर से आ गया, कश्मीर से आ गया या फिर बहुत दूर से कन्याकुमारी से आ गया, अंडमान निकोबार से आ गया कि वैद्य जी हमारे लिए तो दवाई भेज दो, है ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसके लिए अच्छा चिकित्सा नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, हमारे इलाका में जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ज़्यादा हरियाणा या फिर दिल्ली, बिहार, झारखंड, ऐसा कुछ इलाका यानी कि जो समतल है और मैदानी भाग है, या फिर ये भी कह सकते हैं जहाँ पे जो है वातावरण सम रहता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ की जो है चिकित्सा, क्योंकि मैं, और या फिर ऐसा है कि जहाँ के मैं जलवायु को समझ चुका हूँ रह करके, या फिर जिस भी प्रकार से हो, मैं वहाँ के जलवायु को समझ लिया हूँ। और क्या है कि किस समय में वहाँ कौन सा जो है ऋतु का आगमन होता है ये मैं समझ लिया हूँ। तब जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ के लोगों को हम सही चिकित्सा दे पाएंगे। तो पहली चीज़ ऐसी है कि जो हम ऋतु बता रहे हैं, 3 प्रमुख ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। ऋतु नहीं कहेंगे, काल कहेंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी, फिर एक वर्षा ऋतु मानिए, और एक जो है ठंडी की जो अभी जो चल रही है ऋतु, यानी कि ठंडा इस प्रकार से अभी जो चल रहा है तो इसको मानिए। तो ऐसा है कि मान लीजिए या फिर 3 प्रमुख चीज़ें और भी आपको समझना है। क्या क्या मैंने बताया है कि प्रकोप काल जी, क्या मैंने बता रखा है, प्रकोप काल, संचय काल। तो दोषों का यानी कि वात पित्त कफ, उसका क्या है जी, संचय है, प्रकोप है और समन है। तो कम से कम प्रकोप याद रखिएगा। आज के समय में, आज के क्लास में जो है 3 चीज़ें याद रखिए, कम से कम प्रकोप याद रखिएगा। क्या है जी प्रकोप? प्रकोप यानी कि दोषों का प्रकोप कब होता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो बसंत ऋतु है, बसंत यानी कि ये ठंडी, या फिर कहिए जब ठंड खत्म हो जाता है, गर्मी आने शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं बसंत ऋतु। मार्च के महीने जी, फरवरी मार्च के महीने, इसको हम कहते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि कफ का प्रकोप होता है। क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है। तब हम क्या समझते हैं कि अगर इस ऋतु में अगर किसी का जन्म हुआ है तो क्या होगा, कफ का प्रकोप होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इस ऋतु में जिसका रक्त धातु की उत्पत्ति हुई, यानी कि दूसरा महीना हुआ है, गर्भ कंसीव हुआ है, और पहला महीना, दूसरा महीना क्या होगा, रक्त धातु की उत्पत्ति होगी। तो रक्त धातु से समझना, ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ से समझना। अच्छा, आपका जो है बसंत ऋतु में जन्म हुआ, आपका कफ प्रकोप है, नहीं। अगर किसी का बसंत ऋतु में जन्म हुआ है तब ऐसा नहीं है कि उसका कफ प्रकोप होगा, नहीं होगा, क्योंकि रक्त धातु की उत्पत्ति क्या हुआ है, रक्त धातु की उत्पत्ति हमें देखना है। रक्त धातु की उत्पत्ति ये तो हुआ 9वें महीने में जन्म हुआ ना, या 10वें महीने में जो जन्म होता है ना, आगे पीछे किसी का होता है, जो भी है। तो ये भी पूछना है कि आपका जन्म किस महीने में हुआ है, यानी कि ये तो बताएगा, डेट ऑफ बर्थ बताएगा ही, लेकिन आपका कई ऐसे भी होते हैं जी जो आपको
मिलेंगे, ऐसे भी पेशेंट रोगी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारा जन्म 7वें महीने में हुआ है, या कई बार 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में। वो वैसे तो सभी का जो जनरल होता है वो सभी जानते ही हैं, तो ऐसा बतलाया गया है। नॉर्मल फिर भी पूछ लेनी चाहिए कि आपके जन्म जो है कहीं 7वें महीने में तो नहीं हुआ है, 8वें महीने में तो नहीं हुआ है, या 9वें महीने में हुआ है, या 10वें महीने में हुआ, फिर उसके अनुसार हमें देखना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट बनेगा कि किस महीने में हुआ है। तो मान लीजिए किसी का जो है जन्म 10वें महीने में हुआ है या 9वें महीने में हुआ, उस अनुसार से हम करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जन्म प्रकृति बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो अगर मान लीजिए हमें पता चला है कि जनवरी महीने में जी किसी का जन्म जनवरी महीने में होता है, जनवरी से चलते हैं क्योंकि आजकल क्या है कि हिंदी महीने बहुत कम लोग जानते हैं, जनवरी में आते हैं जी। तो अभी क्या चल रहा है जी, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, नवंबर ख़त्म ही है, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा। जनवरी के महीना क्या होता है जी, पूस होता है, पूस कहलाता है, पूस का महीना कहलाता है। बहुत जाड़े की महीना रहता है, लेकिन कफ प्रकोप नहीं रहता है। कफ प्रकोप फरवरी और मार्च से होता है। लेकिन क्या है, जनवरी में जन्म हुआ, तो जनवरी में जन्म हुआ तो जनवरी में जन्म हुआ बच्चे का, तो रक्त धातु की उत्पत्ति कब हुआ होगा जी, रक्त धातु की उत्पत्ति कब हुआ। तो इसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है, रक्त धातु की उत्पत्ति देखना है। तो आपको जो है जो डेट ऑफ बर्थ बतलाएगा 5 महीना और जोड़ देना है इसमें, यानी कि 7 महीना पीछे करना है वैसे तो, लेकिन इसके लिए हम 5 महीना आगे कर लेना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो महीना जो है आपका रक्त धातु का निर्माण किया जाएगा, है ना, कि उसकी रक्त धातु का निर्माण जो है इस महीने, जैसे जनवरी महीना आपने किसी ने बता दिया कि जनवरी महीने में जो है हमारा जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ बतलाया कि हमारा जन्म जो है 15 जनवरी के हुआ है, तो 15 जनवरी चाहे जो भी सन बतलाए, सन से मतलब कुछ नहीं है, तो 15 जनवरी बतलाता है, तो हमें 5 महीना आगे बढ़ाना है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब क्या हुआ जी, अब क्या हुआ कि इसका जून महीने में, यानी कि भयंकर मई और जून के महीने में, जानते हैं जी जून का महीना किसी जो है तपते हुए कड़ाके की धूप होती है, और वातावरण में कितनी ज़्यादा रुक्षता होती है, कितनी ज़्यादा ड्राइनेस होता है। इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, प्राणियों का जो बल क्षय हो जाता है। तो जून के महीने में यदि किसी के रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, तो सोच सकते हैं कि जो बच्चा होगा या फिर आपके सामने जो पेशेंट होगा उसकी क्या स्थिति होगी जी, क्या स्थिति होगा जी बताइए। उसकी स्थिति ये होगा कि उसे जो है रक्त धातु का क्षय मिलेगा, रस धातु का क्षय मिलेगा, रक्त धातु का क्षय मिलेगा, संपूर्ण शरीर का क्षय मिलेगा, यानी कि वात प्रकोप। उसका क्या रहेगा, वात प्रकोप रहेगा, क्योंकि जब उसके रक्त धातु का उत्पत्ति हो रहा था उस समय वातावरण में रुक्षता था, खरता था, लघुता था, है ना। इस कारण से क्या है कि उस समय जब रक्त धातु की उत्पत्ति हो रही थी तो ऐसा वातावरण में था, इस कारण से जो रक्त ही ऐसा है, रक्त का ही क्षय है, तो क्या है, संपूर्ण धातुओं का क्षय है, और विशेष रूप से क्या है जी, सभी अंग क्या है, क्षयात्मक में चला जाएगा, है ना। उसका लीवर कमज़ोर होगा, उसका किडनी कमज़ोर होगा, उसका ब्रेन कमज़ोर होगा, उसका लंग्स कमज़ोर होगा, उसका हड्डियाँ कमज़ोर होगी, रक्त पूरा नहीं होगा, लीवर से संबंधित व्याधियाँ होगी, हार्ट कमज़ोर होगा। इस प्रकार से क्या है कि उसके बाद के संपूर्ण जो मैंने गुण बतलाए हैं ना, बाद के जितने भी गुण बतलाए सब गुण मिलेंगे उसमें, लघुता मिलेगा, खरता मिलेगा, रुक्षता मिलेगा, चंचलता मिलेगा, इस प्रकार से सभी गुण मिलेंगे। और क्या है कि उसे जो है वात प्रकोप मिलेगा, क्योंकि रक्त धातु की उत्पत्ति हो गई है, उसे जनवरी महीने में तो जन्म हुआ है, लेकिन रक्त धातु की उत्पत्ति मई में होगा या तो जून में होगा, यही हो सकता है ना, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ही हुआ है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है जी, वात दोष का संचय होता है। क्या होता है, संचय होता है। अगर मान लीजिए कि वर्षा ऋतु में फरवरी में भी जन्म हो जाता है या मार्च में भी जन्म हो जाता है, तो फिर क्या है, 2-3 महीना आगे बढ़ा दे, मार्च में किसी का हो गया, तो मार्च में तो जानते हैं कि जन्म तो हुआ है कि कफ प्रकोप था, लेकिन रक्त धातु हमें देखना है, तो 5 महीना जोड़ना है। मार्च में हुआ है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त महीना क्या है जी, अगस्त महीना आप देखिए कि जहाँ पे रोगी का जन्म हुआ है, जहाँ पे रोगी का रहता है, जहाँ पे रोगी रहता है, तो वहाँ पे क्या है अगस्त महीने में। तो इसलिए क्या है कि ऋतुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि अगस्त महीना वर्षा ऋतु आता है जी, तो वर्षा ऋतु में क्या रहता है,
तो वर्षा ऋतु में अग्निमंद रहता है, और वर्षा ऋतु में क्या है जी कि वात प्रकोप रहता है। तो आपके सामने कोई रोगी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, बता दे जनवरी, तो हमें वैसे ही आंख बंद करके भी बता सकते हैं आपकी जो है ऐसी ऐसी समस्या है। फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि आपको जो जन्म प्रकृति बात की है, आपकी जन्म प्रकृति बात की है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बात का केवल संचय हो रहा था जनवरी महीने में। जब जनवरी महीने में उसका जन्म हुआ था, रक्त धातु की उत्पत्ति मई जून में हुआ था, तो केवल संचय हुआ था। तो ऐसे रोगी का केवल क्या है, बात की समस्या रहेगी, प्रकोप कम रहेगा। अगर किसी का मान लीजिए कि मार्च महीने में जन्म हो गया है और जन्म रक्त धातु की उत्पत्ति जुलाई अगस्त महीने में हुआ, वर्षा ऋतु में हुआ, तो उसे प्रकोप भी अधिक होगा, प्रकोप भी अधिक होगा जी। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि संचय में हुआ है कि प्रकोप में हुआ है। तो संचय में हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, जैसे मान ले किसी का जो है अभी तो बात का कह दिया कहानी, अब चलिए कफ का हम कहते हैं, ठीक है। बात के बाद पित्त आता है, पित्त का हम कह देते हैं। तो पित्त की क्या होगी, तो पित्त का आप सभी जानते हैं जी कि शरद ऋतु में क्या है जी, शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त प्रकोप होता है शरद ऋतु में, यानी कि सितंबर अक्टूबर महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर महीना भी कुछ कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको हिंदी और आयुर्वेदिक जो ऋतु हैं उसके अनुसार से चलना है। तो सितंबर अक्टूबर महीने में ये आपका जो है शरद ऋतु में आपका पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो अगर किसी की रक्त धातु की उत्पत्ति अगर इस ऋतु में होता है, तो मान लीजिए कि किसी का जन्म जो है अप्रैल में हुआ, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अप्रैल, मई में अगर मई में होता है या जून में होता है, तो वैसे भी मई जून के महीना क्या होता है कि गर्मी होता है, तो उस हिसाब से भी। और रक्त धातु की उत्पत्ति अगर किसी का जून में जन्म हुआ है मई में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, तो उसकी जो है क्या मानी जाएगी कि पित्त प्रकोप है जी। उसकी जो है आंख बंद करके आप इसकी पित्त प्रकोप मतलब देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो लगभग 90% आपको सही मिलेगा अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो, ठीक है। तो आगे पीछे लेकिन होता रहता है, तो इस प्रकार से प्रकोप, है ना। तो क्या है कि बात और पित्त लगभग सेम होता है, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे बात में क्या है कि बात में रुक्षता रहती है, अब पित्त में उष्णता रहती है, थोड़ा सा अंतर ये है। लेकिन क्या है कि बात में ज़्यादातर बात का गुण है वैसे शीत गुण, लेकिन वायु तो योगवाही है, गर्मी भी पकड़ सकते हैं, ठंड भी पकड़ सकता है ना। तो बात के साथ पित्त भी आ सकता है। तो वैसे आपको समझना है, बात का तो मैंने बता दिया कि मई महीना, जून महीना, अगर ऐसे महीने में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में और आपका वर्षा ऋतु में रक्त धातु की उत्पत्ति मिलती है, तो उसे हम कहेंगे कि क्या है कि उसे बात दोष का प्रकोप है, बात दोष की समस्या बनी रहेगी, बात दोष का गुण मिलेगा। बात प्रकृति का जो लक्षण है, 20 लक्षण मैंने बतलाए हैं, तो ये सभी लक्षण मिलेंगे। और यदि किसी का जो है जन्म अगर वर्षा ऋतु में हुआ, तो वर्षा ऋतु में दो चीज़ें होती है, जब बात दोष का प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है, तो ऐसे पेशेंट को क्या है, बात के साथ में पित्त मिल जाएगा। हाँ, अगर किसी का वर्षा ऋतु में रक्त धातु की उत्पत्ति हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को क्या मिलेंगे कि बात के साथ में पित्त दोष मिल जाएंगे। और यदि केवल शरद ऋतु में रक्त की उत्पत्ति हुई है, तो पित्त मिलेंगे केवल, ठीक है। पित्त के लघुता भी आएंगे, पित्त की उष्णता भी आएंगे, ठीक है। और कफ की क्या स्थिति रहेगी जी, तो बसंत ऋतु, यानी कि किसी का जन्म मान लीजिए कि सितंबर महीने में होता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सितंबर महीने में किसी का जन्म हुआ है, सितंबर अक्टूबर महीना, तो क्या होगा कि सितंबर हुआ, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि पूरा जो है कफ प्रकोप में आ रहा है जी। तो ऐसा भी है, एक चीज़ और आपको समझना है कि कफ का संचय कब हो रहा है, तो कफ का संचय देखिए अभी होना शुरू होगा जी, है ना। कौन कौन से महीने, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब ऐसा 4 महीना संचय की बताया गया है। लेकिन आज तो क्या है, ऋतु विपर्य भी है ना, कि समय पे ऋतु आता जाता नहीं है, तो 3 से 4 महीना ऐसा मतलब बता है। अगर मान लीजिए किसी का रक्त धातु जनवरी में बन रहा है या दिसंबर में बन रहा है, दिसंबर में, ठीक है, नवंबर में बन रहा है, दिसंबर में, अभी भी तो क्या है कि ठंड आ गई है, तो नवंबर में दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में जिसका बन रहा होगा ना, नवंबर में तो पूरा नहीं, लास्ट नवंबर जैसे अभी चल रहा है, और दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, तो इसका जो कफ संचय होगा केवल, यानी कि बल अच्छा रहेगा, बल अच्छा रहेगा,
लेकिन यदि क्या है कि फरवरी और मार्च महीने में बन रहा होगा तो प्रकोप में आ जाएगा। तो कफ संचय और कफ प्रकोप। तो प्रकोप में क्या होगा जी कि उसे पूरा कफ का लक्षण मिलेगा, जो भी कफ का गुरु गुण, कफ का संदिग्ध गुण, कफ का संदिग्ध गुण, कफ का जो भी गुण है, गुरुता, सनिग्धता, वो सब मिलेगा कफ में। तो आपको ऋतु के अनुसार समझना है, ऋतु के अनुसार। तो इसलिए क्या है कि रक्त धातु से चूँकि ये सभी अंगों की उत्पत्ति होती है, इस कारण से ये सभी अंगों की विकृति में रक्त धातु की चिकित्सा होना बहुत ज़रूरी है। और रक्त धातु इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या है केवल रक्त धातु की उत्पत्ति देख लेते हैं कि रक्त धातु की उत्पत्ति किस महीने में हुई है, किस प्रकोप काल में हुआ, किस संचय काल में हुआ है, वात के प्रकोप काल में हुआ है, पित्त के प्रकोप काल में हुआ है, कफ के प्रकोप काल में हुआ है। तब हम क्या करते हैं कि उसकी हम डेट ऑफ बर्थ से उसकी जन्म प्रकृति बना देते हैं। और हम ऐसा देखते हैं जी अपने प्रैक्टिस में कि 90% जो है लोगों का जो है जन्म प्रकृति में सही देख पाता हूँ, सही मतलब डायग्नोस हो पाता है, वही रोग निकल के आता है। जैसे मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का मैं डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जनवरी है, तो उसकी मैं बात प्रकृति कह दिया हूँ, तो लगभग बात प्रकृति ही मिलती है जी। ठीक है, बात प्रकृति मिलता है जनवरी में। अगर फरवरी मार्च में आ गया तो बाद दोष का प्रकोप मिलता है। ठीक है, और ज़्यादा गंभीर, समझ गए। एक तो होता है कि केवल बात, और एक होता है बात दोष का प्रकोप, एक होता है कफ, एक होता है कफ दोष का प्रकोप, एक है पित्त, लेकिन एक है पित्त दोष का प्रकोप। ठीक है, तो ऐसा भी होता है जी। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि रक्त धातु से संबंधित बहुत गहरा संबंध है। तो हमें लगता है कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हालांकि ऋतुचर्या मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और थोड़ा मैं कहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हो गया ख़त्म आज का टॉपिक, है ना, ये इसको और आगे नहीं कहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं जी। गुरुजी प्रणाम। जी जी नमस्ते। गुरुजी आपने ये 5 महीने जोड़े, किस कारण से जोड़े हुए गुरुजी? 6 महीने 7 महीने क्यों नहीं जोड़े? 6 महीने इस तब जोड़ेंगे जब इसकी जो है जन्म जो है 11वें महीने में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी के जन्म जो है 8वें महीने में हो तो हमें 4 महीना ही जोड़ना है। जोड़ना है मतलब ऐसा आप समझ लीजिए ना कि आपको घटाना है या जोड़े, दोनों एक ही बात है ना। 7 और 5 12 होते हैं। ठीक है जी जी। तो ऐसा मैंने किया, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जनवरी में हुआ जी, तो रक्त धातु की उत्पत्ति कब हुआ, तो 7 महीने घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है 5 महीने आगे कर देते हैं। ठीक है गुरुजी, मेरी बेटी का 10 अगस्त का जन्मदिन है। उसको बचपन में बहुत ज्यादा खांसी और कफ की शिकायत रहती थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त या फिर अगस्त हो गया ना, जनवरी फरवरी ऐसा ही कुछ महीना आ रहा है। बिल्कुल, तो बताइए। इसकी समस्या ज्यादा खांसी की रहती थी। बिल्कुल, तो देखिए क्या है कि अगर अगस्त महीने में हुआ है ना, तो जन्म प्रकृति हम क्या देख रहे हैं, 5 महीने आगे बढ़ाते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जन्म प्रकृति जो है कफ दोष का संचय में आ रहा है। तो इसकी जो जन्म प्रकृति है कफ की है, लेकिन ऐसा है कि उसके कफ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। ऐसा कोई भी कफ जनित भयंकर रोग नहीं होगा इसे, है ना। केवल कभी कभी मौसम वगैरह बदलेगा तो हो जाएगा, ऐसा है ना। मौसम परिवर्तन पे होता है ज्यादा, लेकिन बचपन में 3 वर्ष बहुत ज्यादा इसको हनी और जैसे हुआ था। इससे कफ की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, कफ व्याधि नहीं होगा, ये बात क्लियर है। क्योंकि इसका जन्म प्रकृति जो है कहाँ आ रहा है जी, जनवरी में आएगा। अगर फरवरी में आता, मार्च में आता, प्रकोप में आता, तो बहुत ज़्यादा समस्या होता कफ की। और हैंड रेज करेंगे, इसके बाद भी कोई प्रश्न करेंगे, ऐसे करेंगे तो म्यूट कर देंगे जी। ठीक है जी, मृत्युंजय दत्ता जी आपका हैंड रेज है, पूछिए। नमस्कार। ये जो आप 5 महीने का बता रहे, ये कोई मतलब इसका कोई तरीका है क्या, कोई एनालिसिस है? फिर से यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, इसका कारण बता दिया ना। कि अगर मान लीजिए जनवरी में आप स्थिर और शांत मन से निकालिएगा, सोचिएगा, ठीक है, कि किसी का जनवरी में जन्म हो रहा है, तो इस अनुसार से रक्त धातु की उत्पत्ति कब होगा, दूसरा महीना में होता है, सभी को पता है दूसरा महीना में। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जनवरी में अगर होगा तो 2 महीना जोड़ सकते हैं या 7 महीना घटा सकते हैं।
5 महीना 5 जोड़ महीने। सकते हैं या 7 महीना घटा सकते हैं ना, 7 महीना घटाइए ना, अच्छा, या 5 महीना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ही तो मैं कर रहा हूँ, 5 महीना मैं आगे बढ़ा दिया ना। ठीक है। अच्छा, अच्छा। रक्त धातु। और हाँ, हम्म, और बताइए। और दूसरा है कि ये जो आप ऋतुचर्या का अध्याय जब आप पढ़ाएंगे, वो तो एक पार्ट है पढ़ाई का, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा पीडीएफ मिल जाता ना, तो थोड़ा सा क्या होता कि ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा सा देख पाते हैं और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। कौन से ऋतु में कौन सा वात पित्त कफ में कौन सा प्रकोप हो रहा है, ये मैं थोड़ा संक्षेप में डाल दूंगा जी। ठीक है, ठीक है। फिर और भी आपको आपको ऐसा रखना है कि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा, शरद ऋतु में पित्त का, और वर्षा में वात का। ये तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वात पित्त के बारे में हमने पढ़ा ही दिया ना, वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा दिया इसलिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न। अंतिम प्रश्न ये है कि अगर किसी का रस धातु क्षय है तो हम लोग रक्त धातु क्षय है तो हम लोग रस को भी देखेंगे कि सिर्फ सीधा रक्त में ही जाएंगे? नहीं जी, रस को देखेंगे। रक्त धातु किससे पोषण लेगा? रस धातु रस से लेगा ना। कल ही मैंने बताया कि रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है। तो रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है जी? तो रस से, है ना। रस से पोषण मिलता है तभी ना रक्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें रस को भी ध्यान देना है, लेकिन हाँ, रक्त को जो है विशेष रूप से महत्व देना है जी। सिंधु चौरसिया जी, आपका हैंड रेज है, पूछिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम महीने के हिसाब से उनके रक्त धातु का निर्माण का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का जो जन्म होता है वो मंथ के एंड में होता है और कुछ लोगों का मंथ के स्टार्टिंग में होता है। तो क्या फिर हम यहाँ पे डेज कैलकुलेट करेंगे या फिर बस जैसे मान लीजिए किसी का 7 जुलाई का जन्म है, तो अब 7 जुलाई का जन्म है तो इसका 5 महीना जोड़ते हैं सर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका रक्त धातु बनेगा या फिर नवंबर के एंड में बनेगा सर, कैसे होगा? चलिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया और सबका प्रश्न रहता है जी, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप ये हमारा इस थ्योरी पे, या फिर कहिए कि हमारा ये जो थ्योरी है, कह लीजिए कि शास्त्रों में से जो हमने निकाला है ना, कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे बनाए, डेट ऑफ बर्थ निकाल के इस प्रकार से प्रकृति करें, तो यदि इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म 1 है जी, 1 जनवरी है जी, तो हम इसे दिसंबर में माने या जनवरी में माने, क्योंकि 1 दिन से कुछ भी बदल सकता है ना, बहुत चीज़ें बदल जा रही है 1 दिन से। पर ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन से बहुत चीज़ बदल जा सकती है शरीर में। 1 दिन से क्या होना है, केवल महीना ही तो बदल रहा है, लेकिन क्या है कि 1 दिन में क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो हमें ऐसा मानना है कि हमें हिंदी कैलेंडर को अपनाना है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे हिंदी कैलेंडर को अपनाना है और रोगी को भी देखना है, विचार करना है, रोगी के ऊपर भी विचार करना है कि हम जो कह रहे हैं वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें जो है, अगर जनवरी में नहीं आ रहा है तो दिसंबर में हमने शिफ्ट कर देना है ना, कि दिसंबर में ही हो गया, इसका मान के चलिए दिसंबर में ही। जैसे 1 जनवरी किसी ने बतलाया, लेकिन इसका दिसंबर में, हम जनवरी से नहीं मिल रहा है बात, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर से मान लेंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। इस प्रकार से क्या है कि हम चलते हैं मान करके। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी और 30 दिसंबर में जो है जब जन्म होगा तो इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें ज़्यादा। ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक पे तो आपको जो है अनुभव होगा आपको कि क्या हम किस में रखें। हम यही आपका प्रश्न होगा कि हमें किस में रखें, हम जो है उस रोगी को किस में रखें, जनवरी में रखें या दिसंबर में रखें। और भी बहुत सारे महीने हैं, तो आपका ये प्रश्न रहता होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। और भी वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। कि जो लोग जुलाई का जिनका जन्म है ना, नवंबर दिसंबर में ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कफ के या फिर ऐसे कुछ। जुलाई महीना, जुलाई तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई एंड होगा, जुलाई के स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जुलाई, तो स्टार्टिंग है तो जुलाई को मानते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बिल्कुल सही बात आपने कहा, क्योंकि क्या है कि ऐसे लोग का जो है शरद ऋतु आ रहा है ना, शरद ऋतु, और क्या बताया गया, शरद ऋतु रोगों का माता है ना। तो ऐसे लोग जो है ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, जो आप सही देख रहे हैं। बिल्कुल, वो धीरे धीरे आ जाएगा।
शरद ऐसे ऋतु, सदस्य क्योंकि इसका रक्त का निर्माण शरद ऋतु में हो रहा होगा, इस कारण से शरद ऋतु बतलाया गया है कि इस समय रोग बहुत ज़्यादा होते हैं शरद ऋतु में, है ना। रोगों की माता बतलाया ना कि इस शरद ऋतु में रोग सबसे ज़्यादा होता है जी। डॉक्टर लोग, एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं हमारा सीजन चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भयंकर रूप से लोग बीमार पड़ते हैं जी। ठीक है, तो हमें लगता है कि सभी साथी को समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से जो है क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ वगैरह पूछ करके हम रक्त धातु की उत्पत्ति तक पहुँचते हैं और उसकी हम प्रकृति फाइनल करते हैं जी। आपका हैंड रेज है नरेंद्र सिंह शेखावत जी, आप पूछें। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, आखिरी सवाल है जी। कि रक्त धातु के कारण इन्हीं मतलब ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी कि और भी कुछ इशू हो सकता है? अब बताइए, अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम होगा या किडनी में प्रॉब्लम होगा तो एक ही प्रॉब्लम काफ़ी है जी, है ना। और सारी प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। मान लीजिए किसी के लीवर में प्रॉब्लम होगा तो उसे शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, उसे थायराइड हो सकता है, उसे मोटापा हो सकता है। तो एक ही अंग खराब होगा तो कितने सारे व्याधियाँ हो सकती है, समझ सकते हैं। तो एक व्याधियाँ कम है क्या? तो आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि रक्त धातु खराब होगा तो वात पित्त कफ के अनुसार से और भी चीज़ें के अनुसार से कोई एक अंग में या 2 अंग में या सभी अंग में जो है समस्या हो सकता है रक्त धातु की विकृति से। ठीक है, जैसे इसमें ओवरी का जिक्र नहीं है, फिर आपका इसमें मान लीजिए आँख का जिक्र नहीं है, नाक का जिक्र नहीं है, तो अगर कोई पेशेंट अगर नाक का परेशानी लेके आता है तो उसको रक्त के साथ कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, अवश्य करना है जी, क्योंकि प्रकृति तो यही है, रक्त से ही बनेगा। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये जो 9 प्रमुख अंग है ना, ये 9 प्रमुख अंग है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि मान लीजिए कि आपने पूछ लिया कि यूट्रस है, ब्रेस्ट है, तो आपने इसके तो बताया नहीं। तो रस और रक्त का उपधातु है ना, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, है ना। हर एक चीज़ आ जाएगा, समाहित हो जाएगा। और जो नहीं समाहित आया उसको भी समाहित कर लेना है कि हाँ रक्त धातु से ही बना है। ठीक है। वैसे क्या है कि रक्त से उत्पन्न जो है 9 प्रमुख अंग है, और आपका ब्रेस्ट है, यूट्रस है, ये तो आ ही गया है। ठीक है, रस और रक्त का उपधातु आ ही गया है। तो इसलिए क्या है कि और भी धातु का उपधातु आप देख लेना है जो रक्त धातु के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए क्या है कि लगभग सभी अंग जो है समाहित है जी इसी में, रक्त में ही। ठीक है, क्योंकि वैसे भी देखें तो यूट्रस से देख लीजिए या ब्रेस्ट से देख लीजिए या ब्रेन ही देख लीजिए, हर एक अंग को पोषण कौन देता है? रक्त देता है। तो इसलिए क्या है, रक्त इसलिए भी प्रमुख है। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।